हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड पार्ट ए जीव विज्ञान के अंतर्गत आज हम जैव विकास को पढ़ेंगे, जो कि जीव विज्ञान जो सिलेबस में दिया है उस हिसाब से ये लास्ट लेक्चर होगा जीव विज्ञान का। ये अनुवांशिकी एवं जैव विकास का लास्ट लेक्चर है जैव विकास के रूप में। इसके बाद बायो के सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। ये लेक्चर 13 है, तो आप केमिस्ट्री और बायो दोनों के 13 लेक्चर हैं, तो आप उनको भी देखें। इसके अलावा एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी के सारे लेक्चर अपलोड हैं, आप उसे भी प्ले लिस्ट में जाकर चेक करें। जैव विकास, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे जैव विकास क्या होता है, मतलब कैसे अपन को लगा कि जैव विकास के बारे में पढ़ना चाहिए और क्यों जरूरी है जैव विकास को जानना। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, तो जैव विकास सिंपल से ये है कि जीवों का विकास। लोगों के अंदर ये इच्छा जागी कि जो जीव अभी दिख रहे हैं, मतलब हमारे जैसे जटिल संरचनाएं जिनकी बहुत सारे कोशिकाओं, लाखों करोड़ों न्यूरॉन और लाखों करोड़ों कोशिकाओं से जो हमारा निर्माण हुआ है, क्या हमारे जो पूर्वज थे उनका निर्माण भी ऐसे हुआ, या उनसे जो पहले हमारी स्पीसीज थी उनका भी इसी तरह से डेवलपमेंट हुआ, या पहले से ही जटिल जीवों का अस्तित्व था इस पृथ्वी में। तो इन सबको जानने के लिए जैव विकास के बारे में सोचा गया, और जैव विकास के अध्ययन के लिए एक नया सा अध्ययन का क्षेत्र खुला, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मत दिए। उनमें से बहुत सारे मत जो थे वो एक जैसे थे, और साथ ही साथ उनके मतों का एक दूसरों ने समर्थन किया, और उन्हीं को अपन जैव विकास के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो जैव विकास क्या होता है? तो जैव विकास के अंतर्गत, ये जैव विकास का अगर आप डेफिनेशन देखें तो हम उसको कह सकते हैं जटिल जीवों का विकास सरल संरचना वाले जीवों से धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ, इसी परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं। अतः जैव विकास एक अनवरत होने वाली प्रक्रिया है, मतलब एक कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। जैसे अभी हमारी संरचना है, शायद उसके बाद और जटिल संरचनाओं में हम परिवर्तन हो जाएं, या और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो नए नए तरीके से नए नए जीवों के रूप में परिवर्तित हो जाएं, और ये एक अनवरत क्रिया है। जैसे हमारी मान लो शुरुआत जो ही होगी वो एक सेल से हुई होगी, एक कोशिकीय जीवों से हमारा विकास शुरू हुआ होगा। आज बहुत सारे जटिल जीवों के रूप में हम आप सब मौजूद हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये धीरे धीरे चल रही है और अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसको हम क्या कहते हैं? जैव विकास। जैव विकास धीमी गति से होने वाला एक क्रमिक परिवर्तन है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व काल से सरल संरचना वाले निम्न कोटि के जीव जंतु व पौधे से आज के युग में पाए जाने वाले जटिल एवं उच्च कोटि के जीवों का विकास हुआ है, उद्विकास हुआ है। तो ये डेफिनेशन है जैव विकास का, और इसी के अंतर्गत अपन को समझना है कि किस तरह से क्रमिक परिवर्तन हुए और कैसे उनके परिणाम स्वरूप नए नए जीवों का विकास हुआ। जैव विकास अगर एक समूह के लिए अपन देखें तो किस तरह से अपन उसको बता सकते हैं? तो जैव विकास वह प्रक्रिया है जिससे किसी आबादी में जो किसी विशिष्ट स्थान पर एक साथ वास करते हों, एक बहुत लंबे समय से बदलाव आते हैं, जैसे उसे जैव विकास कहते हैं। जैव विकास अनुवांशिक स्तर पर होता है, यानी कि जैव विकास वह है जिससे आए बदलाव पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में दिए जाते हैं। तो ये है कि कोई जीव एक स्थान पर ही पाया जाता है, उसी स्थान पर वो वास करता है, और उसमें बहुत लंबे समय बाद, मान लो 100 200 300 400 साल 500 सालों के बाद उनमें धीरे धीरे बदलाव देखने को मिलता है। चाहे उनकी स्थिति में बदलाव हो रहा है, या उनकी स्पीसीज में बदलाव हो रहा है, या उनकी जैविक परिस्थिति में बदलाव हो रहा है, रहन सहन में बदलाव हो रहा है। बदलाव कई प्रकार के हो सकते हैं, छोटे बदलाव भी हो सकते हैं, कम बदलाव भी हो सकते हैं, पूर्ण रूप से नए स्पीसीज का भी उद्भव हो सकता है इस क्रमिक परिवर्तन में, जिसे हम क्या कहते हैं? जैव विकास के रूप में जाते हैं। और ये अनुवांशिक स्तर पर होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जीन स्तर पर होता है, अनुवांशिक स्तर पर होता है, और वही अनुवांशिक स्तर पर जो परिवर्तन है वो आने वाली पीढ़ियों पर विरासत के रूप में कार्य करने लगता है, और वो जो परिवर्तन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। तो जैव विकास में सबसे इम्पोर्टेंट जो सिद्धांत हैं वो तीन ही माने जाते हैं अभी: लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद। लैमार्कवाद भी बहुत फेमस रहा, इन्होंने सबसे पहले अपनी ये सिद्धांत दी थी जैव विकास की। इसके बाद डार्विनवाद को भी बहुत महत्व दिया गया। इसके बाद जब उत्परिवर्तनवाद आया तो ये मेंडल ने जब जीन की खोज की थी, या फिर जो आनुवांशिकता था उसकी खोज किया गया था, और जीन के जैसे ही जीन के बारे में, जैसे जेनेटिक्स के बारे में बात होने लगी थी, उसके बाद इस सिद्धांत को दिया गया, जिसके बाद नौ लैमार्कवाद और नौ डार्विनवाद का भी उद्भव हुआ। और इन सब में बताया गया कि कैसे जो पूर्ण रूप से जो संरचनात्मक या जेनेटिक रूप से जो परिवर्तन होता है वो मुख्य रूप से प्राणियों के कारकों से ज़्यादा उनके जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है, और उसके एनवायरमेंटल एक्शन पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैमार्कवाद की, या लैमार्किज्म की, क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जैव विकास की कल्पना की है, जैव विकास के बारे में उन्होंने बात की है।
जिनका पूरा नाम था जीन वेपिस्टे डी लेमार्क, 1744 से 1829। ये डी लेमार्क कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सन 1809 में सर्वप्रथम विकास की वैज्ञानिक व्याख्या दी, जिसे लैमार्कवाद की। जो विकास था, जीवों का विकास था, उसकी वैज्ञानिक व्याख्या इन्होंने सबसे पहले दी, और इसी को क्या कहते हैं? लैमार्कवाद कहते हैं। लैमार्क ने अपनी पुस्तक फिलोसफिक जियोलॉजी में जीवधारियों के रहन सहन, स्वभाव एवं विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ऐसा उन्होंने कौन सी बुक में बताया? फिलोसफिक जियोलॉजी, जिन्होंने अपने पूरा का पूरा जो है जैव विकास का सिद्धांत था उसका एक बुक लिखा, और उसमें इन्होंने जैव विकास के बारे में स्पष्ट रूप से बताया कि किस तरह से जीवधारियों पर रहन सहन, उनके स्वभाव और उनके विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जीवधारी स्वयं को वातावरण से अनुकूलित किए रहते हैं, जिसके फलस्वरूप भिन्नताएं उत्पन्न होती रहती हैं, और ये भिन्नताएं वंशगत होती हैं। मान लो अभी किसी जगह का वातावरण या वहाँ का मानसून या वहाँ का जो जलवायु है वो कुछ अलग है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदली। मान लो वहाँ पे पहले पेड़ पौधे थे, पहाड़ था, अब पहाड़ नहीं रहा, तो वहाँ की जो स्थिति है वो धीरे धीरे बदलेगी। तो वहाँ के जो स्पीसीज हैं वो भी उस वातावरण के हिसाब से अपने आप को बदलते जाएंगे समय के साथ, और जो बदलाव आएगा वो आनुवांशिक स्तर पर आएगा, और वो जैसे ही आगे बढ़ेगा तो अपने जो नेक्स्ट पीढ़ी है, मतलब कि जो आपके मात्रक पीढ़ी हैं, उनके आप जैसे ही आप जो संतान के उनके बच्चे होंगे, संतान होंगे, उनमें भी ये सारे लक्षण परिलक्षित होंगे, और ये लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे कि ये परिवर्तित हो रहे हैं, जो कि इन्वायरमेंट या वातावरण या जलवायु के प्रभाव से दिखाई देते हैं। तो ये लैमार्कवाद ने बताया था। अब लैमार्कवाद के सिद्धांत और विशेषताएं क्या हैं, कि उन्होंने किस सिद्धांत पर अपना जो पूरा थ्योरी इन्होंने लिखा था, फिलोसफी की जियोलॉजी की जो बुक लिखी थी, वो कैसे जैव विकास की इन्होंने एक थ्योरी दी थी, जो किस बातों पर ज़्यादा निर्भर करता है। तो सिद्धांत पे उन्होंने सबसे पहले जो बताया वो बताया इन्वायरमेंट की इफेक्ट का, कि जो पर्यावरण है या वातावरण का सीधा प्रभाव जीवधारियों पर किस तरह से पड़ता है, और जीवधारी किस तरह से वातावरण के अनुकूल या वातावरण के अनुसार अपनों को अनुकूलित करते हैं, और खुद के उनके जेनेटिक्स या उनके जो जीन स्तर के परिवर्तन है, उनके पूरे के पूरे जो वातावरण के प्रभाव से उनमें जो परिवर्तन आता है वो किस तरह से आता है। तो किसी भी जीव में वातावरण के सीधे प्रभाव से उसमें परिवर्तन आएंगे, और उसके हिसाब से भी वो अनुकूलित होगा। तो प्रत्येक जीवधारी पर वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव उनकी रचना एवं स्वभाव को बदल देता है। रचना मतलब उनके स्थिति पे और उनके रहन सहन पे, और उनके जो स्पीसीज के जो व्यक्ति हैं या फिर जो स्पीसीज हैं उनके भी मॉलिक्यूलर स्तर पर परिवर्तन होते हैं, तो वो पूरे के पूरे नए स्पीसीज के रूप में भी आगे विकास करने लगते हैं। आगे है अनुकूलन की प्रकृति, मतलब एडॉप्टेबिलिटी। सभी जीवों में अपने को वातावरण से अधिक अधिक अनुकूल बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे कि हमारी जो स्थिति होती है वो वातावरण के हिसाब से अपन खुद को अगर नहीं ढालेंगे, तो वातावरण अगर चेंजेस होंगे और हम चेंज नहीं हो रहे हैं, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? हमारे बॉडी उस वातावरण पर रहने के लायक नहीं होगा, और हमें उस वातावरण से क्या कर दिया जाएगा? बाहर कर दिया जाएगा। बाहर कर देना मतलब वो स्पीसीज समाप्त हो जाएगा, उनका अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। तो अनुकूलन की प्रवृत्ति हर जीव में पाया जाता है, जो कि वातावरण और वहाँ के सिस्टम के साथ अनुकूलित होता है समय के साथ। अंगों का उपयोग और अनुपयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट था जिन्होंने लैमार्क ने बताया था, कि वातावरण के जैसे जैसे चेंजेस होते हैं तो प्राणियों में जो अंग हैं उनके कुछ अंग उपयोगी हो जाते हैं और कुछ अंग अनुपयोगी हो जाते हैं। वो समय के साथ अंगों में परिवर्तन भी होता है, कि कुछ अंग उपयोगी रहते हैं और कुछ अंग उपयोगी नहीं रहते। तो वातावरण के प्रभाव के फलस्वरूप अधिक उपयोग में आने वाले अंग अधिक विकसित हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो वो वातावरण की स्थिति के अनुसार से वो अंग ज़्यादा विकसित हो जाते हैं। अंगों का कम उपयोग या उपयोग न होने के कारण उनका ह्रास होने लगता है, धीरे धीरे वो कम होने लगते हैं। अनुपयोग होने के कारण धीरे धीरे वो खत्म होने की कगार पर चले जाते हैं। उन्हें अवशोषी अंग कहते हैं। अवशोषी अंगों की उपस्थिति से प्रमाणित करती है। जैसे कई चीज़ों में अवशोषी अंग जो पाए जाते हैं जिनका उपयोग कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अंग उसमें अभी भी परिलक्षित होते हैं किसी रूप में, तो वो अंग अवशोषी अंग कहलाते हैं। या उनके कुछ अवशेष होते हैं, जैसे कि किसी किसी पंख का या किसी भी पेड़ का या किसी भी तरह के उनके जो पहले की संरचना थी उसके अवशेष उनमें अभी भी दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अब क्या है उपार्जित लक्षणों की वंशागति में? क्या होता है कि वातावरण के प्रभाव से अंगों के अधिक उपयोग अथवा निरुपयोग से उत्पन्न हुए परिवर्तन सन्नति में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। मतलब मेरे अंदर जो परिवर्तन होगा वो मेरे, अगर जीन लेवल में मेरे अंदर परिवर्तन होता है तो मेरे जो अगले पीढ़ी के संतान है उसमें भी ये परिवर्तन देखने को मिल पाएगा।
और ये परिवर्तन धीरे धीरे परिलक्षित होने लगता है और टाइम के साथ और भी निखर कर आ जाता है, क्योंकि परिवर्तन निरंतर चलते रहता है। सन्नति में भी उपयोग तथा निरुपयोग से ही ये परिवर्तन अधिकाधिक प्रभावशाली हो जाते हैं और अंत में कुछ भिन्न प्रकार के जीव बन जाते हैं, जो प्रारंभिक पैतृक जीवों से भिन्न होते हैं। नए लक्षण वाले ये जीव नई जाति का निर्माण करते हैं। सिंपल से अगर लगातार यही सन्नति में परिवर्तन आता रहेगा तो एक सन्नति के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद दूसरे में, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन होगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो पूर्ण रूप से 4 पीढ़ी पहले के जीव और 4 पीढ़ी बाद के जीव में पूर्ण रूप से परिवर्तन देखने को मिलेगा और नए जीवों का क्या होगा, विकास हो जाएगा, नए जीव का निर्माण माना जाएगा। जो लैमार्क था वो अपने सिद्धांत के लिए जो बेस्ट उदाहरण उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने अपने आप को साबित करने की कोशिश किया था, तो वो था जिराफ और सर्प। तो पहले जैसे जिराफ थे तो वो रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ होती थी, तो वो खाने के लिए छोटे होते थे, पर धीरे धीरे वो झाड़ियाँ ख़त्म होती गईं और पेड़ लंबे होते गए। तो जिराफ का जो गर्दन है वो धीरे धीरे पेड़ के लंबाई मतलब बढ़ते गए, तो उनको नीचे का चारा जैसे ख़त्म हो गया तो ऊपर के पेड़ के चारा खाना शुरू किया उसने। तो पेड़ से जब पत्ते खाना शुरू किए तो धीरे धीरे वो अपना सर ज़्यादा यूज करने लगा, तो सामने की जो टांगे हैं और उनका जो सर है वो इसी वजह से बढ़ गया, जबकि पहले जिराफ इस तरह से नहीं होता था। इसके अलावा सर्प के बारे में उन्होंने कहा, इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण दिए, जिसमें सर्प में भी उन्होंने कहा कि जो उसका पैर होता है वो उसको बिल में घुसने के लिए या फिर भागने के लिए कार्य नहीं कर पाता, लेकिन जब धीरे धीरे वो वातावरण का अनुकूलित हुआ, आगे पीढ़ी बढ़ी, तो उसके पैर ही गायब हो गए। आज में उसमें बहुत कम पैर देखने को मिलते हैं या बहुत छोटे होते हैं, जो उसको ऑलरेडी मतलब आराम से कहीं भी मूव करने के लिए या आने जाने के लिए सुविधाजनक होते हैं। तो ये उन्होंने अपने पूरे सिद्धांत में बताया था लैमार्कवाद में। इसके बाद हम बात करेंगे डार्विनवाद का। डार्विनिज्म या डार्विनवाद, डार्विन कहाँ के थे, तो एक ब्रिटेन के प्रसिद्ध प्राकृतिक वैज्ञानिक थे, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। 1809 से 1882 तक इनका जीवन काल रहा। ने लैमार्क के बाद विकास के संबंध में प्राकृतिक वर्णन, मतलब लैमार्क के बाद जो दूसरा जैव विकास के रूप में सिद्धांत दिया वो दिया था डार्विनवाद ने, डार्विन ने दिया था। और उन्होंने किस चीज़ को अपनाया, तो वो अपनाया नेचुरल सिलेक्शन, यानी प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया। और इसी को ही क्या कहते हैं, डार्विनवाद कहा जाता है, डार्विनिज्म कहा जाता है। सन 1831 में डार्विन ने बीगल नामक जहाज से लगभग 5 वर्ष तक संसार की यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने विभिन्न देशों एवं द्वीपों के जीव जंतुओं का अध्ययन किया। जो ये बीगल नाम का जहाज़ था ना, ये इनको स्कॉलरशिप के रूप में मिली थी, जिसमें पूरे पूरे विश्व का भ्रमण होना था और उस भ्रमण में उसका सर्वेक्षण करना था विश्व का, और साथ ही साथ उसके नए नए चीज़ों का खोज करना था। तो एक तरह से ये भ्रमण के लिए जहाज़ था जिसमें डार्विन को जाने का मौका मिला। और जब डार्विन को जाने का मौका मिला तो उन्होंने अध्ययन किया, और अपने अध्ययन के बाद से उन्होंने प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया, जो कि जैव विकास का दूसरा सिद्धांत है और सबसे प्रमुख और सबसे फेमस सिद्धांत भी माना जाता है। क्योंकि डार्विनवाद को जब ये जैव विकास के सिद्धांत को इन्होंने अपने रूप में प्रस्तुत किया था, तो इसको इसके जो बुक था नेचुरल सिलेक्शन, ये प्राकृतिक वर्ण, उसको बाइबल के रूप में माना गया। और लगभग 30 साल तक इस बुक का ये सिद्धांत को किसी ने खंडित नहीं किया। लगभग 20 वर्षों के अध्ययन के पश्चात सन 1859 में विकास के संबंध में अपने सिद्धांतों को प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक से प्रकाशित किया। डार्विन के सिद्धांत को प्राकृतिक वर्ण, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या डार्विनवाद के नाम से जानते हैं या कहते हैं। अब डार्विनिज्म के जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत क्या है, विशेषता, वो किस विशेष मतलब किन थ्योरी या किस किस किन कारणों या किन लक्षणों के कारण उन्होंने जैव विकास के जो सिद्धांत था उसमें प्राकृतिक चयन को, नेचुरल सिलेक्शन को मुख्य इम्पोर्टेंट माना, और उसी के हिसाब से उन्होंने अपनी क्या कारण दिया है। तो उसमें जो सबसे पहला कारण था वो था जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। प्रत्येक जीवधारी में प्रजनन द्वारा संतान उत्पत्ति की अपार क्षमता होती है। निम्न श्रेणी के जंतुओं में प्रजनन क्षमता सबसे अधिक होती है। एक समुद्री सीप प्रति वर्ष 6 करोड़ अंडे देती है। मादा एस्सरिक्स अपने जीवन काल में इतने अंडे देती है, मतलब कि जो जितने छोटे जीव होंगे उनमें प्रजनन की सबसे ज़्यादा क्षमता होगी, और प्रजनन की सबसे ज़्यादा क्षमता होगी तो वो इस हिसाब से अधिक जीवों को अपने अपने स्पीसीज को बढ़ाने में सक्षम होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जीवों की संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है, और प्रत्येक जीव प्रजनन के द्वारा या प्रजनन के बाद
अधिक से अधिक अपने संतानों के या अपनी स्पीसीज को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहता है। फिर उन्होंने बताया जीवन संघर्ष। जंतुओं में पैदा होते ही जल, प्रकाश, भोजन एवं सुरक्षित स्थान की आवश्यकता होती है। मतलब किसी भी व्यक्ति को या जंतु को या जानवर को रहने के लिए 4 चीज़ें तो ज़रूरत होती हैं। एक तो जल, दूसरा प्रकाश, भोजन और सुरक्षित स्थान, ये आपको मिलना चाहिए। इसके अलावा वायु। तो इन सबकी ज़रूरतें होती हैं। तो जंतुओं में जैसी पैदा होते हैं, ठीक है, तो अपने आप में ही, अतः जब अधिक संख्या में जंतु पैदा हो जाते हैं तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। किसमें? जंतुओं में करना पड़ता है। अब ये संघर्ष कितने टाइप के हो सकते हैं? तो ये होते हैं 3 टाइप के। ये सिंपल से अभी जो जिसके बारे में बातें करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि संसाधन तो सीमित हैं। अगर उसमें मानव सभ्यता का बोझ बढ़ेगा, जीव जंतुओं का बोझ बढ़ेगा, तो वो संसाधन उसको क्या कर पाएंगे? झेल नहीं पाएंगे। तो यहीं पे आता है जीवन संघर्ष की बात। तो ये संघर्ष 3 प्रकार के होते हैं, जो कि क्या होते हैं? सजातीय संघर्ष होते हैं। तो सजातीय संघर्ष में क्या होता है कि एक ही प्रकार के जीव अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपने जीवित रखने के लिए अपने ही प्रकार के जीव या अपने ही जाति की प्रजातियों के साथ उनको संघर्ष करना पड़ता है। और जो संघर्ष में जीत जाते हैं वो क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं और वातावरण में उनको अपना लिया जाता है। दूसरा है अंतर्जातीय संघर्ष। ये बहुत खतरनाक होता है और इसी संघर्ष में सबसे ज़्यादा विध्वंसक रिजल्ट भी आते हैं। अंतर्जातीय रिजल्ट में क्या होता है? एक जीव दूसरे जीव को खत्म करने के लिए कार्य करने लगता है, क्योंकि उसको वातावरण में सर्वाइव करना है। तो उस जीव को वहाँ से हटाना होगा ताकि वो जो संसाधन है, वो जो सीमित संसाधन है, उनका उपयोग कर सके। इसके अलावा वातावरणीय संघर्ष, कभी कभी वातावरण से भी संघर्ष करना पड़ता है जीवों को, क्योंकि वातावरण भी निरंतर बदलने वाली एक प्रक्रिया, उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। तो जिस तरीके से परिवर्तन आते हैं तो उन परिवर्तनों को किस तरह से एक जीव पर प्रभाव पड़ेगा। मान लो कोई जीव उसको अडॉप्ट कर लेता है, कुछ नहीं कर पाते, और जब नहीं कर पाते तो उसे क्या करना पड़ता है? वातावरण उसे खत्म कर देती है। तो ये 3 प्रकार के संघर्ष हैं जिसके कारण उन्होंने अपना ये सिद्धांत को प्रतिपादित करके सही बताया था। इसके अलावा योग्यतम में उत्तरजीविता। जीवन संघर्ष में वो ही जीव सफल होते हैं जो अपने आप को वातावरण में निरंतर रहने वाले परिवर्तनों के अनुसार बदलते रहते हैं। जो जीव ऐसा नहीं कर पाते वो शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिंपल से मतलब है कि जीवन संघर्ष में जो जीव सफल होते हैं उनको भी लगातार वातावरण के परिवर्तनों के साथ अपने आप को ढालना होता है। ऐसा नहीं कि वो एक बार संघर्ष के बाद अगर बच जाते हैं, जी जाते हैं, तो उन्हें आगे संघर्ष नहीं होगा, करना पड़ता है अगर उन्हें उस वातावरण में सर्वाइव करना है या जीना है। तो जो भी योग्य होंगे वही वातावरण में सर्वाइव कर पाएंगे या उस जगह में या उस जलवायु को अपना सकते हैं। तो ये योग्यता की उत्तरजीविता। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। फिर उन्होंने बताया जीवन संघर्ष के बारे में, फिर योग्यता की उत्तरजीविता के बारे में। फिर उन्होंने भिन्नताएं बताया कि वेरिएशन, सभी जीवों में कुछ ना कुछ भिन्नताएं होती हैं। एक ही समान के जो स्पीसीज होते हैं उनमें भी डिफरेंस देखने को मिलता है कि उनमें कुछ कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे कि सभी जीवों में कुछ ना कुछ भिन्नताएं आवश्यक होती हैं। एक ही माता पिता की संतानें भी एक समान नहीं होती। इसी प्रकार प्रकृति में अन्य जातियों के जीवों में भी भिन्नताएं मिलती हैं। तो ये भिन्नताएं लगातार रहती हैं क्योंकि लैंगिक प्रजनन में 2 प्रकार के जो लक्षण है माता पिता के वो बच्चों पर दिखाई देता है। और वो बच्चों पर दिखाई देता है तो वो एक जैसे नहीं होकर थोड़े डिफरेंस होते हैं और उनमें चेंजेस होते हैं। तो जो ये लक्षण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी तो ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन उनमें परिवर्तन भी आता है। तो जो भिन्नता है वो सभी जीवों में देखने को मिलता है। वातावरण से अनुकूलन, जो प्राणी अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बना लेते हैं, जीवन संघर्ष में केवल वो ही जीवित रह पाते हैं। और जो ऐसा नहीं कर पाते वे संघर्ष में समाप्त हो जाते हैं। मतलब वो जीव वातावरण के अनुकूल अगर नहीं कर पाओगे तो वातावरण ही आपको समाप्त कर देगी और आपके विपरीत कार्य करने लगेगी। तो वातावरण से अनुकूलन से सीधा मतलब है कि वातावरण जिस हिसाब से बिहेव कर रहा है उस वातावरण में जीवों के साथ, तो जीव को वातावरण के सापेक्ष अपने आप को बदलकर उनके साथ रहने की अनुकूलता पैदा करना होगा अगर उन्हें सर्वाइव करना है तो। इसके अलावा नई जातियों की उत्पत्ति। तो नई जातियों की उत्पत्तियों में क्या है कि जीवधारियों में उत्पन्न विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगत होती रहती हैं। कुछ पीढ़ियों के बाद ये विभिन्नताएं एकत्रित होकर नई प्रजाति का विकास करती हैं। नई पीढ़ी के सदस्य पुरानी पीढ़ी के सदस्यों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ये सिंपल से वही है कि नई जाति की उत्पत्ति कैसे होता है, क्योंकि लगातार जीवधारियों में परिवर्तन होते हैं, म्यूटेशंस होते रहते हैं, उनमें परिवर्तन होते हैं। और वो परिवर्तन नई जातियों की उत्पत्ति किस तरह से बनता है, क्योंकि एक पीढ़ी में जो परिवर्तन है वो दूसरी पीढ़ी में कम दिखाएगा, इसके बाद तीसरी पीढ़ी में, तो उसमें सारे जो चीज़ें हैं
चाहे वो वातावरण हो, वहाँ का स्थिति हो या अनुकूलता हो, ये सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। और एक पीरियड के टाइम के बाद आप देखते हैं तो उसमें नई जाति या नई स्पीसीज का विकास हो जाता है। तो डार्विनवाद किन किन पर निर्भर था, तो उन्होंने बताया कि जो नेचुरल सिलेक्शन है, प्राकृतिक वर्ण है, वो किस पर निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, जीवन संघर्ष, योग्यतम की उत्तरजीविता, विभिन्नता, वातावरण से अनुकूलन और नई जातियों की उत्पत्ति। तो ये आपको याद होना चाहिए और इसी को पूछा भी जाता है। उत्परिवर्तनवाद या म्यूटेशन थ्योरी, ये बहुत फेमस थ्योरी है और इसके बाद ही जो जैव विकास है उसको पूर्ण रूप से समझा जा सका। तो सर्वप्रथम सन 1901 में हॉलैंड के वनस्पति शास्त्री हीको डी ब्रिज ने उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया। उन्होंने सर्वप्रथम उत्परिवर्तन को इवनिंग संध्या प्रीमरोज नामक पौधे में देखा था। उत्परिवर्तन को कहाँ देखा था उन्होंने? एक पौधे में देखा था जो कि इवनिंग संध्या नाम के पौधा था, जिसमें उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को नोटिस किया और उसी के हिसाब से उन्होंने 1901 में उत्परिवर्तनवाद या म्यूटेशन थ्योरी प्रस्तुत की। तो इवनिंग प्रीमरोज के पौधे से कुछ ऐसे पौधे उत्पन्न हुए जो अपने जनक पौधों से बिल्कुल भिन्न थे। इम्पॉर्टेंट यही है कि कोई भी अपने जनक के पूर्ण रूप से समान नहीं हो सकता अगर उसमें लैंगिक जनन होता है तो, या फिर उनके परिवर्तनों को बदला भी जा सकता है। तो वो उन्होंने देखा कि जो प्रिमरोज के पौधा था, संध्या इवनिंग संध्या के जो पौधे थे, उसके जो अगली पीढ़ी आई, अगली संतान आई, वो बिल्कुल पूर्ण रूप से जनक से बिल्कुल भिन्न थे। मतलब उनमें बहुत कम में ही समानता देखने को मिली। तो उसी के हिसाब से उन्होंने म्यूटेशन को समझा, उत्परिवर्तन को समझा और उत्परिवर्तनवाद की उन्होंने थ्योरी प्रस्तुत की दुनिया के सामने। तो उत्परिवर्तन किसको कहते हैं? तो उत्परिवर्तन कहते हैं जीवों के लक्षणों में आकस्मिक रूप से होने वाली वंशगत भिन्नताएं ही उत्परिवर्तन कहलाती हैं। आकस्मिक रूप से होने वाली भिन्नताएं वंशगत होती हैं और उसी को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। इसके अलावा जीवों के आनुवांशिक पदार्थ या जीन और इससे संबंधित गुणसूत्रों में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। उत्परिवर्तन कहाँ होगा? तो जेनेटिक्स लेवल या आनुवांशिक स्तर पर जो परिवर्तन होते हैं या जीन्स में जो परिवर्तन होते हैं जिसके बाद से आने वाली पीढ़ी में उसके लक्षण परिलक्षित होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? आनुवांशिक परिवर्तन या उत्परिवर्तन। ठीक है। उत्परिवर्तन के सिद्धांत और तथ्य। उत्परिवर्तन म्यूटेशन के बारे में सबसे पहले अगर बात माना जाए आपको, तो मेंडल ने जब आनुवंशिकता दी थी तो उसमें जेनेटिक्स की उन्होंने बात की थी। तो वही जीन्स जब थ्योरी आया तब जाके इस चीज़ को अपनाया गया कि जो प्राणियों में संरचना है उसके जो भौतिक या शारीरिक या मानसिक स्तर पर जो परिवर्तन होता है या अनुकूलन में जो परिवर्तन होता है वो दरअसल जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। मतलब जीन्स ऐसे होते हैं जो उसके लक्षण को या अनुवांशिकता के लिए कार्य करते हैं और उन्हीं के परिवर्तनों के बाद किसी भी परिवर्तन को आप अपना सकते हैं। जिसके बाद ही जैव विकास के सिद्धांत जो डार्विनिज्म था उसके बारे में नए तरीके से सोचा गया और उसके बाद ही ये नव लैमार्कवाद, नव डार्विनवाद आया और उसी में ये उत्परिवर्तनवाद है। तो इसके जो सिद्धांत हैं वो है यही है कि नई जीव जातियों की उत्पत्ति छोटी छोटी क्रमिक विभिन्नताओं के पीढ़ी दर पीढ़ी संचय के कारण नहीं होती, वरन एक ही बार में स्पष्ट और स्थायी उत्परिवर्तन के कारण होती हैं। जीन्स में जो भी परिवर्तन होगा वो स्थायी होगा और उसी परिवर्तन के कारण नए प्रजातियों या नए स्पीसीज की उत्पत्ति होगा। उत्परिवर्तन निश्चित नहीं होते, ये लाभदायक, हानिकारक है, निरर्थक हो सकते हैं। मतलब उत्परिवर्तन जरूरी नहीं है कि एक ही जैसे हों, कि लाभदायक ही हों। उत्परिवर्तन हानिकारक भी हो सकते हैं, निरर्थक भी हो सकते हैं और ऐसे उत्परिवर्तन किसी काम के भी नहीं हो सकते। ये किसी अंग विशेष में या उनके अंगों में एक साथ हो सकते हैं। इसके कारण अंग पूर्ण विकसित या विलुप्त हो जाते हैं। तो ये होता है। ठीक है। उत्परिवर्तन जरूरी नहीं है कि एक ही समान हो और सभी के लिए एक जैसा कार्य भी करे। आगे है जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन का लक्षण प्रदर्शित होती है उत्परिवर्ती कहलाता है। यह सदस्य शुद्ध नस्ल वाला होता है। जिसमें सबसे पहले उत्परिवर्तन दिखाई देता है, प्रदर्शित होता है, उसको क्या कहते हैं? उत्परिवर्ती पौधा कहते हैं और उसमें ही वो उत्परिवर्तन शुद्ध रूप से दिखाई देता है क्योंकि ये निरंतर प्रक्रिया है। तो ये आगे वाले में शायद उसमें थोड़ी परिवर्तन के साथ आगे पीढ़ियों में बढ़े, तो इसे कहते हैं उत्परिवर्तित और यहीं से एक नई स्पीसीज का विकास माना जाता है। जीवधारियों में उत्परिवर्तन की प्रवृत्ति प्राकृतिक होती है। इसकी दर भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न हो सकती है। जीवधारियों में उत्परिवर्तन की प्रकृति क्या होती है? प्रवृत्ति प्राकृतिक होती है। मतलब वो
पर्यावरण या नेचुरल रूप से, उन्हें प्राकृतिक रूप से ही वो उत्परिवर्तन के लिए क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं और उसी के साथ ही वो कार्य करते हैं। और उनकी दर क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, मतलब समय के साथ इनके परिवर्तन में परिवर्तित होता है। अगर पर्यावरण अनुकूलित है तो उनमें परिवर्तन बहुत धीमा होगा, अगर अनुकूलन नहीं है, अनुकूलित नहीं है, तो उनमें जो परिवर्तन है वो शायद बहुत जल्दी हो और उसकी गति बहुत तीव्र हो। इसके अलावा एक जनक अथवा पूर्व जाति से एक साथ कई जातियां उत्पन्न हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि एक म्यूटेशन के बाद जो जातियां उत्पन्न हो वो एक ही समान हो, ऐसा नहीं है। वो म्यूटेशन पर डिपेंड करता है और वो कई प्रकार की जातियों की उत्पत्ति कर सकता है। उत्परिवर्तन का कोई नियत समय नहीं होता, कभी भी हो सकता है। उत्परिवर्तन के लिए कोई निश्चित समय नहीं होता, ये कभी भी हो सकता है और कभी नहीं भी होगा। इसका कोई एक समय नहीं है कि उत्परिवर्तन अभी ही होगा, क्योंकि वो वातावरण और बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है और वो जिन कारकों पर निर्भर करता है उसी कारकों के परिवर्तन या उनके वर्ण के बाद ही उनमें परिवर्तन होता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि वो नए स्पीसीज के बदलाव के कारण उनमें एक उत्परिवर्तन होता है और वह उत्परिवर्तन कभी भी हो सकता है, कभी भी परिलक्षित हो सकता है, क्योंकि नई जातियों की उत्पत्ति होती है, वो निरंतर एक प्रक्रिया है। जब म्यूटेशन थ्योरी दिया गया और जीन थ्योरी आया तो उसके बाद नव डार्विनवाद, मतलब डार्विनवाद को ही नव डार्विनवाद के रूप में परिलक्षित किया। ये म्यूटेशन जो थ्योरी है उसी पर ही, मतलब उत्परिवर्तनवाद की थ्योरी है उस पर ही डिपेंड है, जैव विकास पर, जिस पे दोनों को नए तरीके से सोचा गया। और जो नव डार्विनवाद था वो भी इसी पर निर्भर करता है, किस पर, जेनेटिक्स जो परिवर्तित होती है, मतलब जीन थ्योरी पर परिवर्तित होते हैं कि जीन्स लेवल पर जो परिवर्तन होता है वो अगली वाली संतान या जो मात्रक पीढ़ी है उसके आगे वाले जो संतान पीढ़ी है उसमें बदलते बदलते दिखाई पड़ते हैं। तो जीन परिवर्तन के साथ जोड़ा गया जिसे नव डार्विनवाद कहा जाता है। इस सिद्धांत में जैव विकास में जीव पर एक साथ कई कारकों का प्रभाव माना जाता है जो एक नई जाति को जन्म देते हैं। ये कारकों की ही इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से कारक, तो उसमें बहुत सारे कारक एक साथ काम करते हैं एक नई स्पीसीज की उत्पत्ति के लिए, कारक के समान। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब वो कारक कौन कौन से हो सकते हैं, तो इन कारकों में विविधता, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वर्ण व जनन, चार कारण प्रमुख हैं। विविधता, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वर्ण और जनन। इसके अलावा जीन में होने वाला छोटा सा परिवर्तन भी एक नई जाति को जन्म दे सकता है। मतलब जेनेटिक्स इतना खतरनाक माना जाता है कि आपके जीन्स में अगर थोड़ा भी परिवर्तन होता है तो जो आने वाली पीढ़ी है वो पीढ़ी कभी भी किस तरह से कार्य करेगी ये आप नहीं बता सकते, क्योंकि वो जेनेटिक्स किस प्रकार की नई स्पीसीज को जन्म देगा ये डिपेंड भी नहीं हो सकता जब तक कि वो प्रजाति उत्पन्न नहीं हो जाता। तो जेनेटिक स्तर पर परिवर्तन के साथ ही नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है और नई प्रजातियां किस तरह से होंगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, क्योंकि छोटी सी परिवर्तन में बहुत बड़े परिवर्तन हो सकते हैं और आगे वाली जो पीढ़ी है शायद उसमें वो बहुत ज़्यादा नए लक्षण परिलक्षित हों या वो जीव इस तरह से डिफरेंट हो जो अपने मात्र पीढ़ी जो है उसके जो जनक पीढ़ी हैं उनसे बिल्कुल अलग और उन पर हावी भी माना जाए। उत्परिवर्तन या नव डार्विनवाद वो किन प्रकरणों पर निर्भर करता है, तो जीन उत्परिवर्तन मतलब जेनेटिक्स में कौन सा म्यूटेशन हुआ, जेनेटिक्स में कौन से चेंजेस हुए इस पर है। अनुवांशिक पुनर्नियोजन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, मतलब अनुवांशिक स्तर पर क्या प्रॉब्लम हुई या क्या परिवर्तन हुए जिसकी वजह से नई स्पीसीज की उत्पत्ति हुई। गुणसूत्रों की संरचना व संख्या में परिवर्तन द्वारा भी भिन्नता होती है। जैसे मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, 23 जोड़े, तो उनमें अगर गुणसूत्र अगर 46 की जगह 47 हो जाएं या फिर उनमें जो भी परिवर्तन होगा तो वो उत्परिवर्तन के रूप में ही देखा जाएगा। ये डबल हो जाए गुणसूत्र तो नए नए तरीके से, जैसे अभी हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है तो कई सारे जो आज बीज या फसल आ रहे हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या बढ़ाकर ही उसके उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या बढ़ाने से उन पर पौष्टिक और प्रोटीन ये सारी चीज़ें क्या बढ़ जाती हैं जिसकी वजह से उसका उत्पादन भी बढ़ जाता है। पृथक्करण के बाद भी उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है और नए जीन्स या नए जीवों की उत्पत्ति को बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार से ये जैव विकास के सिद्धांत हैं। क्वेश्चन में कई बार यहाँ से पूछा जा चुका है तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप उसको ज़रूर पढ़ें। और नव डार्विनवाद जो कि म्यूटेशन या फिर जेनेटिक्स के बाद ही आया और इसी के आधार पर नव डार्विनवाद को डिफाइन किया गया। ये चार प्रकरणों पर डिपेंड करते हैं। ये प्रकरण बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होने चाहिए। पहला जीन उत्परिवर्तन, अनुवांशिक पुनर्नियोजन, गुणसूत्रों की संरचना एवं संख्या में परिवर्तन और पृथक्करण, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच।
अगर ये पूरा मतलब बायोलॉजी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब जो आगे लेक्चर आएगा वो किस पर आएगा, तो आएगा फिजिक्स पर, और इसके बाद फिर हम साइंस एंड टेक पढ़ेंगे। तो फिजिक्स का अलग छोटा सा सिलेबस है तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम इस नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करें तो आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।